20, 24, 28, 19 का अवरोही क्रम क्या है? तो अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, दो क्रम होते हैं, एक अवरोही क्रम होता है और दूसरा होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है फ्रेंड्स डिसेंडिंग ऑर्डर। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते से घटते की तरफ, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते की तरफ। मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो है, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, मतलब आप ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, उतर रहे हैं, तो ये अवरोही क्रम है। और ये आरोही क्रम मतलब होता है नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आरोही क्रम होता है। कुल मिला के यही है कि आप इसमें बढ़ रहे हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें आप नीचे की ओर डाउनवर्ड्स की ओर जा रहे हैं या अपवर्ड की ओर जा रहे हैं। कुल मिला के समझ लीजिए, अवरोही मतलब होता है कि घटते क्रम में, मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह से इसको देखते हैं। ये डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है और ये अपवर्ड्स की तरफ जाता है। कुल मिला के यही होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको 4 डिजिट्स दे रखी है एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा, सबसे पहले क्या है, हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या है, 28 है, तो 28। उसके बाद आपका है 24, तो 24। उसके बाद आपका है 20, तो 20। और सबसे छोटा क्या है आपका, 19। तो ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए इसको ध्यान से। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है आपको, तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर उसका आयतन आपको 100 पाई दे रखा है और आधार की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई यानी आपको एल आपको निकालना है। तो ध्यान से समझिए कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले जो जो दिया गया है पहले लिख लीजिए, जो चीजें आपको दी गई हैं। तो दिया गया है शंकु का आयतन, आपको दिया गया है शंकु का आयतन बराबर 100 पाई, ये आपको दिया गया है। त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, शंकु का आयतन क्या होता है, आप पहले h निकालेंगे तभी तो आप तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि L का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट या तिरछी ऊंचाई होती है, L बराबर होता है फ्रेंड्स √h² प्लस r²। यही आपका फॉर्मूला बनता है तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का। तो h आपको ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि त्रिज्या तो आपको पता है आप 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको h की वैल्यू नहीं पता है। तो h की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू आप शंकु के आयतन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन, जो कि शंकु का आयतन आपको दिया गया है, शंकु का आयतन बराबर 100 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r²h। मैं आपको बेलन और शंकु का चैप्टर भी पढ़ा चुकी हूँ और आपको लर्न हो गया होगा फॉर्मूला, नहीं लर्न है तो आप फिर से लर्न कर लीजिए। इक्वल टू 100 पाई आपका हो गया। अब क्या निकालेंगे, h की वैल्यू आपको निकालनी है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 100 पाई और इंटू 3 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बचेगा, r² की जगह क्या हो जाएगा, r मतलब 5 का स्क्वायर और इंटू पाई, ये हो जाएगा, पाई ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल। अभी h इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 इंटू 3 अपॉन
5 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20 और 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया आपका। 12 सेंटीमीटर ये आपका h निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालनी है। तो तिरछी ऊंचाई क्या होती है, L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 144 प्लस 25 और ये हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169 और L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आंसर। बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया है आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका चतुर्भुज चैप्टर से है फ्रेंड्स, जो कि मैंने जल्दी ही आपका समाप्त किया है अभी चतुर्भुज चैप्टर। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। बीटीसी 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन लाऊंगी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। मैं अपने चैप्टर मैं अपने चैनल पे जो है 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक पूरा वीडियो मैं आप लोग के लिए डाली हूं, एक एक क्वेश्चन में बताई हूं। लेकिन ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, ये जो वीडियो का सीरीज है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। सबसे पहले मैं टॉप 20 आप लोगों के लिए वेरी शॉर्ट लेकर के आऊंगी, उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी टॉप 20 लेकर के आऊंगी, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए और आने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि इतना अच्छा आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं पूरी समर्पित हूं आप लोग के भलाई के लिए और आप लोगों को 25 मार्क्स दिलाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जब थर्ड सेमेस्टर का मैं तैयारी करा रही थी, मैक्सिमम स्टूडेंट को 25 मार्क्स मिले थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं वही खुशी फिर से प्राप्त करना चाहती हूं आप लोगों के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो सबसे बड़े कोण को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो माना चारों कोण क्या है, माना चारों कोणों की माप बराबर 3x, 4x, 5x, 6x है। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, कोण आपके कौन क्या क्या है, 3x, 4x, 5x, 6x। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू हो गया आपका 360 डिग्री। और यहां हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 12 6 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 और अपॉन, चूंकि यहां मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये डिवाइड हो जाएगा 18 2 जा 360, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 डिग्री। अब चारों कोण आपको निकालना है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों की माप क्या हो जाएगी, चतुर्भुज के अंतः कोणों की माप फर्स्ट कोण कितना है आपका 3x बराबर 3 इंटू 20 और बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सेकेंड कोण बराबर है 4x बराबर हो जाएगा 4 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। थर्ड कोण बराबर है 5x और बराबर हो जाएगा 5 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 20 और यह हो जाएगा 100 डिग्री। फोर्थ कोण 6x है आपका, 6 इंटू 20 और इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको दिया गया है चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का सबसे बड़ा
कोण बराबर हो जाएगा 120 डिग्री आंसर। चूंकि इन चारों में सबसे बड़ा 60, 80 और 100 और 120 में सबसे बड़ा 120 ही है, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 120 डिग्री, आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 5x इज इक्वल टू वाई व 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को हल कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो समीकरण पहला क्या है आपका, 5x इज इक्वल टू वाई, यह आपका हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या है, समीकरण 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू यहाँ 5x समीकरण 1 में दिया गया है या 5x इज इक्वल टू y दिया गया है, तो 5x तो यहाँ है नहीं जो आप y लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू 5x आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही तो है समीकरण 2। इसमें समीकरण 1 से y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 7, अब यहाँ 5 टू 7x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/7, ये हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई फ्रेंड्स। अब आप क्या करेंगे, x का मान तो आपका निकल के आ गया, अब y का मान कैसे निकालेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू है आपका 5x, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 आंसर। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, यह आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आपका समलंब हो गया, ये मान लीजिए आप समलंब बना दे, थोड़ा मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, ध्यान मत दीजिएगा इस पर। ये मान लीजिए आपका हो गया समलंब, तो मान लीजिए ये आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब बड़ी वाली भुजा आपकी 15 सेंटीमीटर, B1 आपकी हो गई 15 मीटर, यहाँ पे मीटर में दिया गया है। B2 आपका हो गया, B2 इज इक्वल टू 8 मीटर, ये है आपका, और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो 12 मीटर मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी 12 मीटर ये आपको दी गई है। और इसको आप लिख सकते हैं A, B और ये C हो गया, ये आपका D हो गया। इस तरह से आपका चित्र बन गया, ये समलंब पूरा बन गया, इस तरह से है। अब इसका क्या क्वेश्चन क्या है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है और समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है B1 बराबर हो गया 15 मीटर, B2 बराबर हो गया 8 मीटर, H बराबर हो गया आपका 12 मीटर, ये आपको पूरा चीज दिया गया है। अब समलंब का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो यहां लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2 और इंटू H। अभी हो जाएगा 1/2 इंटू, और B1 कितना हो गया 15 और प्लस 8 और इंटू H हो गया 12। अब ये हो जाएगा 2 से 12 कैंसिल, 2 छंग 12, 15 8 कितना हो जाएगा 23 और गुड़े ये हो जाएगा 6। अब ये गुड़ा कर लेंगे, 6 × 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 138 और मीटर स्क्वायर, ये समलंब का क्षेत्रफल हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से अब बी फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है आयतन का, आयतन अर्थात वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अगला फॉर्मूला है फ्रेंड्स वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl।
और नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, ऐसे भी करके इसको हम लिख सकते हैं। चाहे ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करिए, चाहे इसमें वैल्यू पुट करें, बात एक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। और अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात स्लैंट हाइट, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सभी चीजें इस क्वेश्चन में इंक्लूड है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स जो जो चीजें गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। गिवन है, आपको दिया गया है आधार की त्रिज्या अर्थात आर आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई अर्थात एच आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको दी गई हैं। आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सबसे पहला है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आप लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी फ्रेंड्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई एल इजुकल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया इजुकल टू आर इजुकल टू कितना है 21 का स्क्वायर और प्लस एच आपका कितना है 28 अर्थात 28 का स्क्वायर। तो ये हो गया फ्रेंड्स एल इजुकल टू हो गया आपका 21 का स्क्वायर हो गया आपका कितना हो गया 21 का स्क्वायर 441 निकल के आ गया और प्लस 28 का स्क्वायर आ गया आपका 784। तो एल इजुकल टू हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर वैल्यू आ जाएगी 1225 और एल की वैल्यू आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया है फ्रेंड्स आयतन निकालना है। आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, सेकेंड आप निकालेंगे आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आपका हो गया 21 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई एच हो गया आपका 28। तो 7 से आपका ये कैंसिल हो गया, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 28। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। अगला थर्ड है फ्रेंड्स। थर्ड क्या पूछा गया आपसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल और ये हो जाएगा, यहीं पर कर लीजिए आप। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई आर हो गया 21, एल हो गया आपका 35 और 7 3 21 और 22 और 3 और 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको निकालना है फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आर एल की वैल्यू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का वैल्यू तो आपने निकाला ही है 2310 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप 2310 लिख सकते हैं।
प्लस पाई आर स्क्वायर है तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22, 7 3 जा 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2310 और प्लस हो जाएगा आपका 1386 और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आपको क्या क्या दिया गया है, शंकु के आधार का व्यास दिया गया है तो यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए आप, और दिया गया है आपको शंकु के आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जब आपको व्यास ज्ञात है तो आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो हमेशा जो है व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका R निकल के आ गया। और क्या आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई आपको दी गई अर्थात h आपको दिया गया है, h आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, h 12 दिया गया है। अब पहले आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। या इसको खोल के भी लिखते हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको हमने शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ये आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। चूंकि आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो आपको अभी एल नहीं पता है, एल आपको निकालना होगा और एल मतलब होता है स्लैंट हाइट अर्थात तिर्यक। तो फ्रेंड्स चूंकि आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, एल नहीं ज्ञात है यहाँ पे, तो एल की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू आपका हो गया फ्रेंड्स r स्क्वायर की, r की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस h आपका है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो गया 25 प्लस 144, ये हो गया L इज इक्वल टू हो गया √169 और L इज इक्वल टू हो गया 13। L कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर कितना है 5 और ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल आपका हो गया 13 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 5 पाई और यहां पे हो गया 13 5 18, ये हो जाएगा 18 5 जा 90 पाई और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको शंकु के आधार की त्रिज्या मीन्स आर आपको पता है 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर है। तो पहले आप तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तिर्यक ऊंचाई L होता है √h² प्लस r²। तो L हो जाएगा √h का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर हो गया 7/2 का स्क्वायर। तो L हो गया √12 का स्क्वायर मतलब 144 और प्लस ये हो गया 49/4। अब यहाँ पे L हो गया √ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 के 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 576 प्लस 49/4। अब यहाँ पे हो गया L हो गया आपका √ ये हो गया आपका 576 और इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625/4 और ये हो गया L ये कितना हो गया आपका 25/2 और = आपका हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका L निकल के आ गया। अब क्या निकालना है आपको? वक्र पृष्ठ निकालना है शंकु का। यहाँ पे आप लगा लीजिए वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे लिख दीजिए पहला आपको निकालना है शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन पहले निकाल लीजिए। शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² h। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर और इंटू h आपका है 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। ये सॉल्व होके हो जाएगा आपका 1/3 और इंटू हो जाएगा पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7 और इंटू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हो जाएगा आपका 12। अब कट कर दीजिए, ये 0 ये 7 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 ये 12 है। 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। अब ये आ गया आपका कितना आ गया? ये आपका ये करने पर 22 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया। दूसरा आपको क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r/l। तो ये आपका आ गया पाई मतलब 22/7 और मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई L हो गया 12.5 है L की वैल्यू। 12.5 को आप 25/2 भी लिख सकते हैं। यही चीज आप लिख सकते हैं 25/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 25/2 और ये जो है 2 से ये कैंसिल हो गया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये 7 से ये कट गया। अब ये कैसे होगा? ये हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होने पर आ जाएगा आपका 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप। तो एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। एक लंब वृत्तीय बेलन दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका बेलन हो गया। मैंने आपको बताया था बेलन इस तरह से बनता है फ्रेंड्स। ये आपका बेलन हो गया। ये 2 वृत्त होते हैं, दोनों को आपस में जोड़ करके बेलन का निर्माण होता है। यहां से यहां तक ये आपका आर होता है और यहां से बीच से यहां तक ये आपकी आर होती है, मतलब त्रिज्या होती है। और उसके बाद ये दोनों त्रिज्या का जो ये पॉइंट है उन दोनों को मिला देते हैं तो ये ऊंचाई हो जाती है। इसी से सारे फॉर्मूले का निर्माण होता है। ये आपका हो गया बेलन
और इसी में आपको बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब आधार जो इसका क्या है, एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल आप इसको मानेंगे, क्योंकि ये वृत्त है, वृत्ताकार है और आधार एक वृत्त होता है और इसी का क्षेत्रफल दिया गया है कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आपको दिया गया है। अब बेलन के आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आपको दिया गया है। ये पाई और ये पाई आपस में क्या हो गए, ये पाई और ये पाई हो गए कैंसिल, ये पाई कैंसिल हो गए। अब आर स्क्वायर बराबर है 25 के, तो आर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आर हो जाएगा आपका 25 रूट 25 हो जाएगा, 25 का रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर बराबर निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर आके निकला आर। अब चूंकि त्रिज्या आपकी मतलब त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपको निकल के आ गई, यहां से यहां तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर और आपसे क्या पूछ रहा है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास पूरी दूरी होती है, ये पूरी दूरी व्यास होती है। तो जब ये 5 है, आधा 5 है तो दोगुना कितना होगा, आप हमेशा जानते हैं व्यास बराबर होता है, व्यास की वैल्यू हमेशा होती है त्रिज्या की दोगुनी, 2 गुणे आर होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे आर की वैल्यू क्या निकल के आई है 5 सेंटीमीटर, 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका व्यास निकल के आ गया, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई, ये बेलन आपका तैयार हो गया, ये देखिए इस तरह से आप बेलन बनाएंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊंगी, आज के बाद बेलन का कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं रहेगा। ये बेलन आपका तैयार हो गया, ये आपका एच है, यहां से यहां तक हो गया आर और यहां से यहां तक हो गया आर। अब आपको क्या दिया गया, बेलन की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई अर्थात एच हो गया, ये यहां से यहां तक की दूरी हो गई ऊंचाई दिया गया है 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, ये दूरी आपको दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। बस आपको ऊंचाई पता है, आपको त्रिज्या पता है, आपको बेलन का आयतन निकालना है। 3 चीजें यहाँ पे निकालनी है। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ही बताया था। बेलन का आयतन पहले आप निकाल लीजिए, आपको सब कुछ पता है। बेलन का आयतन क्या होगा, यहाँ पे आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये तो फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, बेलन का आयतन में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमेशा रखते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 ये आपकी आर हो गई और इंटू एच आपका कितना हो गया 18 हो गया, ये आपका एच, ये आपका 18 एच हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये आपका डिवाइड करने पे क्या आएगा फ्रेंड्स, इसको 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 3 10, 7 5 जा 35, 1.5 आ गया। अब इन सभी को, इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू आएगी 6237 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी इसकी वैल्यू अभी निकल के आ गया फ्रेंड्स बेलन का आयतन। अब नेक्स्ट निकालना है आपको बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। ये आपका होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 10.5 और गुणे एच आपका कितना है 18। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से ये डिवाइड होगा तो 1.5 आएगा और इसका वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। आपका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अगला आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 और यहाँ पे h प्लस आर एच आपका है 18 और प्लस 10.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 1.5 और इसको सॉल्व कर लिए 2 गुणे 22 गुणे 1.5 और गुणे आपका हो गया यहाँ पे 18 और 10 हो जाएगा 28.5। अब इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स और इसमें कभी कभी जो है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है केवल बेलन का आयतन पूछ लिया जाता है और कभी कभी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो इसलिए मैंने दोनों को सम्मिलित करके एक जगह आपको पूछा गया था आयतन और दूसरी जगह आपका वक्र पृष्ठ पूछा गया था, तो आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों को एक साथ मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे दिया गया है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दिया गया है आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर। तो यहाँ पे आयत को जो है चौड़ाई के चारों ओर घुमाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया गया है। परितः मतलब होता है फ्रेंड्स चारों ओर घुमाया जाता है और जब आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जाएगा तो आपका जो है बेलन की आधार की त्रिज्या जो हो जाएगी, क्योंकि 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाया गया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और 17 सेंटीमीटर लंबे अर्थात ऊंचाई क्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या r हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बेलन का हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो इससे आप आयतन निकाल लेंगे फ्रेंड्स, बने बेलन का आयतन। अगर ऐसा हो तो जो बेलन बनेगा उसका आयतन क्या होगा, बने बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे आर कितना है 7 है, 7 गुणे 7 और गुणे 17। तो ये डिवाइड कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणे 7 गुणे 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2618 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्या पूछा है फ्रेंड्स, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बने बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बने वक्र पृष्ठ बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 17। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गुणे 22 गुणे 17 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 दूना 44 और गुणे 17
44 गुणे 17 जब आप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका वक्र पृष्ठ और आयतन निकल के आ गया। 2 आंसर आपके निकल के आ गए। होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आधार की त्रिज्या आपको दी गई अर्थात आर आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई अर्थात एच आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr(h). 2πr(h). तो ये हो गया आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 5 गुणे 14। तो 7 से 14 डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 आ गया आपका, और 5 दूना 10 और 10 दूना 20 गुणे 22। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो ये आपका आ गया फ्रेंड्स 440 और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपका बेलन का वक्र पृष्ठ द्विघात समीकरण होता क्या है? तो ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का उच्चतम घातांक 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है वो इक्वल टू होता है 0 के, तो उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है द्विघात समीकरण के बारे में जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण ऐसा होता है कि जिसका चर राशियों का उच्चतम घातांक जो है वो 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि x² और -25 बराबर 0। इस तरह से जो समीकरण रहेगा वो द्विघात समीकरण के लिए रूप में रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है और अधिकतम घातांक इसका 2 ही होना चाहिए, और -25 बराबर 0 ये बराबर 0 हो, मतलब px = 0 हो, तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें दिखा सकते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो। अब अगला क्वेश्चन इसी के आधार पे हम देखते चलेंगे, उसी क्वेश्चन में ही फॉर्मूले में कई आप लोग को बता दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि समीकरण 3x² - 4x + 2 = 2x² - 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि जैसे कि अगर हम दाएं पक्ष को जो है बाएं पक्ष में स्थानांतरित कर दें, जैसे दायां पक्ष जो है हमारा उसको बाएं पक्ष की तरफ स्थानांतरित अगर हम कर देंगे तो दोनों जब एक तरफ आ जाएगा तो = 0 आ जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का पता लगा सकते हैं। पहले आप देख लीजिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जो है पहले उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 3x² - 4x + 2 = 2x² - 2x + 4। अब यहां लिखेंगे कि दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में स्थानांतरित करने पर हो जाएगा फ्रेंड्स 3x² - 4x + 2, और ये जब ये पक्ष इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव में है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सारा ऐसे लिख लेंगे 2x² - 2x + 4 और = हो जाएगा 0। अब इसको किस तरह से करेंगे, 3x² - 4x + 2 - 2x² और माइनस माइनस क्या होता है +2x
माइनस प्लस -4 और इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² यहाँ है, यहाँ -2x² है, तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ बचेगा x²। और यहाँ -4x है, यहाँ +2x है, तो यहाँ बचेगा -2x। और यहाँ +2 है, यहाँ -4 है, तो -4 में से +2 गया तो यहाँ बचेगा -2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सरल करने पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। क्यों द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर x का अधिकतम घातांक 2 है तो मतलब द्विघात समीकरण है। तो ये सरल करने पर जो है और इक्वल टू 0 भी हो रहा है, यहाँ पे दोनों कंडीशन है, मतलब स्क्वायर भी होना चाहिए और 0 भी इक्वल टू होना चाहिए। तो एक द्विघात समीकरण के रूप में आपको सरल करने पर प्राप्त हुआ। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि 7x² माइनस 28 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसको लिखेंगे कि 7x² माइनस 28 इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे इस तरह से। अब इसको किस तरह से करेंगे, ये लिखेंगे 7x² और इक्वल टू ये -28 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। अब x² इक्वल टू आपका हो जाएगा 28/7, चूंकि यहाँ 7 जो है मल्टीप्लाई के रूप में है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से ये 28 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा √4। उसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका +-2, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण x² माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स कि ऐसी, मतलब पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, x² माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0 है आपका। अब इसको फ्रेंड्स इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इतने को सॉल्व करने के लिए ये 60 को आप, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, 60 को आप इस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 ही आता है। तो 60 को इस प्रकार से तोड़ना है, ऐसी कोई दो संख्या लेनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आए लेकिन माइनस करने पर 4 आए। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा और माइनस करने पर 4 आएगा। तो ये हो जाएगा x² और माइनस 10 में से अगर हम 10 और 6 लेते हैं तो 10 और 6 का गुणा करते हैं तब तो 60 आ जाता है, और 10 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम 10 और 6 दो संख्या ले सकते हैं। तो 10 और यहाँ माइनस करने पर ये करना है, तो 10 माइनस 6 x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x² माइनस 10x, माइनस माइनस हो जाएगा आपका +6x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन हो गया, तो x माइनस 10 हो गया। यहाँ पे +6 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक ब्रैकेट में x माइनस 10 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x +6 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +10। पहला ये हो गया, और दूसरा है आपका x +6, तो x +6 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
-6। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि समीकरण x -4 और एक ब्रैकेट में है x + 2 = 0 को हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? x -4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x + 2 और = हो गया आपका 0। तो ये हो जाएगा x -4 = 0, तो x = हो जाएगा +4, -4 उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है x + 2, तो यहाँ लिखेंगे x + 2 = 0, तो यहाँ हो जाएगा x = -2, ये प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिए आप। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कि समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है विविक्त कर ज्ञात करना फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स कि इसको जो है यहां लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन देख लीजिए किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। विविक्त कर का पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है, विविक्त कर आपका होता है विविक्त कर आपका होता है ये विविक्त कर आपका होता है D = होता है आपका B² - 4AC। ये आपका फॉर्मूला होता है, D = होता है B² - 4AC। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? ये आपका जो है यहाँ पे ये किसके फॉर्म में होगा? मतलब यहां लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, मतलब ये जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना जो है ax² + bx और +c = 0 से करने पर। ये आपका द्विघात समीकरण होता है फ्रेंड्स, इससे तुलना की जाती है। तो ax², a क्या है यहाँ पे? 3 है। a बराबर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a = 3। bx b की जगह क्या है फ्रेंड्स? b की जगह है -5, माइनस की वैल्यू का हमेशा लिखेंगे, तो b = हो गया -5। और c आपका क्या है फ्रेंड्स? c = 2 है। अब इसको लिख लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। विविक्त कर हो जाएगा आपका D बराबर हो जाएगा B² - 4AC। तो ये हो जाएगा B² मतलब हो जाएगा -5 का स्क्वायर और -4 गुणे A की जगह 3 और गुणे C की जगह हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 4 × 12 × 24 बराबर हो जाएगा 25 में से 24 क्या 1 आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका विविक्त कर निकल के आ गया। इस प्रकार वर्गमूल को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? वर्गमूल जो है किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। मतलब आप जानते हैं जैसे कि 2 एक संख्या है तो उसमें इसी संख्या से अर्थात 2 से ही गुणा करने पर तो प्राप्त जो है गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। अर्थात 4 प्राप्त हुआ है और 4 किसका वर्ग है? आपका 2 का वर्ग है। तो 2 का वर्ग ही तो 4 है फ्रेंड्स। तो वर्ग संख्या कहलाता है और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। तो इस गुणनफल का वर्गमूल जो है 4 का वर्गमूल मतलब गुणनफल का जो है वर्गमूल जो होगा वो 4 होगा। उसी संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप दिखा सकते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है घनमूल को परिभाषित कीजिए। तो ये चैप्टर पूरा वर्गमूल और घनमूल पर ही आधारित है। तो पहले आपको परिभाषा ज्ञात होनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पहले परिभाषा लेकर के आई हूं। और डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो है परिभाषा भी पूछी जाती है। तो इसका आंसर होगा किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है
तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। मतलब अगर कोई संख्या है तो उसी में उसी संख्या का 2 बार गुणा किया जाए। एक संख्या आपकी 2 हो गई, दूसरा आप 2 बार इसी संख्या से फिर पुनः गुणा कर दें, तो ये 2 दूना ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 2 का 3 बार आप गुणा किए हैं, अर्थात ये 2 का क्यूब हो गया और यही आपका घन कहलाता है, यही आपका घनमूल कहलाता है। इसका वैल्यू हो जाएगा 8, तो यही आपका घनमूल कहलाता है। तो ये जो है क्या हो गया कि और संख्या गुणनफल की घनमूल कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको होप कि आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से आप समझ रहे होंगे इसका आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स, वर्गमूल और घनमूल से परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका है -1 ब्रैकेट के अंदर है तथा -2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों निगेटिव में है, तो इन संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं आपको। तो -1 का जो है वर्ग क्या होगा, -1 का वर्ग पहला आप इसका वर्ग -1 का ज्ञात करेंगे। तो -1 का वर्ग मतलब होगा, मतलब आपको मैंने जैसा कि बताया है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा करना, मतलब उसी संख्या से पुनः एक बार और गुणा कर लेना होता है वर्गमूल में। तो क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 आपका हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर में बताया है कि अगर आप माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और 1 का गुणा तो 1 होता ही है। मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में बताया है, लेकिन एक बार पुनः बता रही हूँ, जो लोग न्यू स्टूडेंट मुझसे 4th सेमेस्टर में जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए। तो आपका पॉजिटिव अगर प्लस और प्लस में 2 वैल्यू है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा आपका प्लस आएगा। और अगर आपका दोनों वैल्यू निगेटिव में है, माइनस माइनस में कोई संख्याएं हैं 2 या 3, 2 संख्याएं माइनस माइनस में है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तब भी माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस एक संख्या है और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई के रूप में प्लस के रूप में है, तो माइनस प्लस का गुणा जो है माइनस होता है। और पहली संख्या अगर प्लस है और दूसरी संख्या अगर माइनस है, तो इसका भी गुणा हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल रहेगा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो -1 मल्टीप्लाई -1 कर दिया, -1 का वर्ग -1 मल्टीप्लाई -1 हो गया, और माइनस माइनस इज इक्वल टू हो गया +1। अगला है आपका फ्रेंड्स -2, और आपको दिया गया है कि संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसका भी वर्ग कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -2, इसका वर्ग अर्थात इसी संख्या का 2 बार गुणा। तो माइनस माइनस आपको जैसा कि मैंने बताया है, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 2 हो जाएगा आपका 4। तो ये दोनों आपके प्राप्त हो गए आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2/3, 3/4, 4/5 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छोटा भी है, काफी इजी है, लेकिन बच्चे इसी में ही समझ नहीं पाते हैं किस तरह से सॉल्व करें। तो समझ लीजिए इसको कि अगर इन परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, 2/3 का वर्ग आप कर लेंगे, पहली संख्या आपकी यही है, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 2 4 3 3 9। पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, और इज इक्वल टू जाएगा 3 3 9/4 4 16। अगला हो गया फ्रेंड्स 4/5 का स्क्वायर आपको निकालना है, और ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, और ये हो जाएगा 4 4 16/5 5 20
5। तो ये सभी आपके प्राप्त हो गए आंसर। फ्रेंड्स, यूपीटेट बहुत ही ज्यादा, मैं यूपीटेट को पूरा एम बना के चल रही हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूपीटेट और आपका 4th सेमेस्टर बिल्कुल ढंग से, और रेगुलर आप लोगों को अपडेट मिलेगा वीडियो का, क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस कर रही हूँ कि आप लोग एलिजिबल हो रहे हैं यूपीटेट के लिए, तो आप लोगों को डबल बेनिफिट मेरे चैनल से प्राप्त हो। और यूपीटेट का मैं एनसीईआरटी की बुक से, और जो कि आपके जो है पिछली बार जो है एससीईआरटी बोला गया था कि एससीईआरटी का सिलेबस रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से भी पूछे गए थे। तो मैं दोनों ही सिलेबस को फोकस करते हुए अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग को पढ़ाऊंगी यूपीटेट को बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग, मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग अपना 4th सेमेस्टर कंप्लीट करते करते जॉब में लग जाए, और आप लोग सभी लोगों का यूपीटेट और सुपर टेट क्लियर होकर आप लोगों को जॉब मिल जाए। फ्रेंड्स, जिस उद्देश्य से आप इसको कर रहे हैं, डीएलएड को कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो सके, तो यही मेरा मेन उद्देश्य है। फ्रेंड्स, तो ये आपका 4th जो है क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 100 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यूपीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए दोनों ही दृष्टि से, मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर जो है 9 मल्टीप्लाई 100 है, तो पहले आप 9 का फैक्टर निकाल लीजिए फ्रेंड्स साइड में। तो ये 9 किससे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डबल 3 आया आपका। फिर 100 का आप यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से पहले आप करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया, ये निकल गया फैक्टर। अब इसी रूट के अंदर पहले आप 9 की वैल्यू जो आई थी 3 मल्टीप्लाई 3, आप उसको पुट करेंगे, और मल्टीप्लाई 100 का क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इन दोनों का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, इसका एक पेयर बन गया, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया फ्रेंड्स 3 2 जा 6, 5 जा 30, ये आपका 30 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 360 का क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए इस चीज को, कि अगर हम संख्या का फैक्टर निकालते हैं, अगर सभी का पेयर बन जाता है, मतलब जितनी भी फैक्टर करने पर, फैक्टराइज करने पर उस संख्या को जितने का पेयर बनता है, अगर सभी संख्याओं का पेयर बन गया, मतलब उसका जोड़ा बन गया, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर फैक्टर नहीं हो पाता है, अगर कोई संख्या शेष बच जाती है, एक या दो संख्याएं, जो भी संख्याएं शेष बचती हैं जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप करके मैं आपको समझाती हूँ कैसे इसको करेंगे। तो 360 का आप फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे। तो 2 से पहले ये जाएगा, 2 1 जा 2 1 3, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा फ्रेंड्स, अब ये जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 1 4, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 5 से अब जाएगा 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे होगा कि 360 का क्या क्या गुणनखंड हो रहा है, क्या क्या फैक्टर हो रहा है। 360 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बार आपका 2 है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका 2 टाइम्स 3 है, तो आप 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई आप लिखेंगे यहाँ पे 5। अब इसका पेयर आप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसका पेयर कितना बनेगा,
तो यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 2 है तो इसका एक जोड़ा बन गया, 2 3 है इसका जोड़ा बन गया। शेष क्या बच रहा है? शेष आपका 2 और 5 बच रहा है जिसका आपका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पर हम 2 × 2 का एक जोड़ा तथा 3 × 3 का दूसरा जोड़ा बनाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो और 5, मतलब 2 और 5 ही आपका शेष है, शेष रहते हैं। अतः 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि 2 और 5 यहाँ पे शेष बच रहा है। इस दोनों 2 का तो जोड़ा पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, अर्थात जोड़ा बन गया, और ये 2 और 5 आपका शेष बच रहा है। तो ये 360 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, क्या 243 एक पूर्ण घन संख्या है? तो 243 का आप क्या इसी तरह फैक्टर निकालेंगे। 243 का 243 आपको दिया गया है, यहाँ पे 243 का आप गुणनखंड इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से ये जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 8, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो इस तरह से आप 243 का क्या लिख लेंगे? इस तरह से लिख लेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जैसे कि वर्ग ज्ञात करने के लिए आप 2 का पेयर बना, 2 का जोड़ा बना रहे थे, तो घन के लिए आप 3 का संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो इन तीनों का तो एक जोड़ा बन गया, मतलब एक समूह बन गया। इन तीनों का जोड़ा नहीं कर सकते, इसको हम 3 का समूह कह सकते हैं। 3 का एक समूह बन गया। और यहाँ पे लेकिन 3 का समूह नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही 3 है, और यहाँ घन बनाने के लिए आपको 3 का समूह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर 3 का समूह बनाने पर 3 × 3 शेष रहता है। अतः मतलब यहाँ पे 3 का जो है समूह बनाने पर 3 × 3 शेष रहता है। अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, क्या 729 पूर्ण घन संख्या है? तो 729 पूर्ण घन संख्या है, ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे 729 लिख देंगे, और यहाँ पे 729 का भी आप इस तरह से फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये किससे जाएगा 729 फ्रेंड्स?
729 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ ये जो है 9 है तो ये आपका 3 से जाना चाहिए, तो 3 से आप देख लेंगे। 3 2 जा 6, 1 7, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे इन 3 का एक पेयर बन गया, इस 3 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे इस पेयर से, तो यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है। अब इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है कि आंसर इसका क्या आएगा, आपको सिर्फ ये ज्ञात करना है कि ये समूह बन रहा है या नहीं बन रहा है, और समूह बनने पर कोई भी गुणनखंड शेष तो नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे सभी का समूह बन रहा है और कोई गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 3 3 का समूह बनाने पर कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बच रहा है। अतः ये जो है 729 पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लेंगे। x इक्वल टू वाई व 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हल कीजिए। तो फ्रेंड्स पहला इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन यानी कि आपका होगा समीकरण। तो दी गई समीकरण फाइव एक्स बराबर वाई, यह आपका फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा आपका इक्वेशन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो लिख लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दो समीकरण आपको दिया गया है। अब समीकरण 1 में जो है y बराबर है 5x और समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर हम समीकरण 1 के y का मान समीकरण 2 में रख दें तो x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, क्योंकि समीकरण 1 में y बराबर है 5x। अगर हम समीकरण 2 में y बराबर 5x अगर हम लिख देंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, जैसे y बराबर है 5x, ये समीकरण 1 है। अगर हम यही y का मान समीकरण 2 में y की जगह हम 5x अगर हम लिख देंगे तो हमको x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान आप क्या है, y बराबर 5x है, और y बराबर 5x की वैल्यू अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको ध्यान से समझिए। तो यहां पे हो जाएगा 2x और प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। तो 5x इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू पुट करने पर इतना आया। अब 5 2 कितना है, 7x इज इक्वल टू 7, और x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 7/7, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। x इज इक्वल टू आपका 1 आ गया।
और x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे फ्रेंड्स तो हमको y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो x का मान जो 1 आया है ये आपका पहला आंसर हो गया। और x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y का मान पता चल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, और तो हो जाएगा 5 इंटू 1 और इज इक्वल टू y। क्योंकि 5x इज इक्वल टू y है तो x की जगह 1 लिख देंगे, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 आंसर। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5, ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, x के मान y के पदों में लिखिए। तो पहला है समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो x के मान किस में लिखना है, y के पदों में लिखना है। तो पहला आप लिखेंगे, पहला समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका पहला समीकरण है। तो इसमें अगर आप x का मान y के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे x का मान y के पदों में रखने पर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे माइनस वाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, पहले समीकरण का आंसर हो गया। अब दूसरा आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, दूसरा आप नोट कर लीजिए इसी तरह से। दूसरा आपको दिया गया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y और इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स लिख सकते, यहाँ पे इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 हमारा कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। अब ये हो जाएगा x प्लस 2y और इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई के रूप में है 2, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ये x का मान y के पदों में लिखना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और यहाँ प्लस 2y है, तो प्लस का 2y जब इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y। इस तरह से जो है ये वाला भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, x का मान y के पदों में, ये वाला आंसर हो गया। होप आप लोग को ये भी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा फ्रेंड्स कि 2 और 4 दोनों मतलब कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2y बचा, यहाँ इज इक्वल टू 6 बचा। चूंकि मल्टीप्लाई के रूप में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हल कीजिए। यहाँ पे है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन बीटीसी 2015 में पूछा जा चुका है। तो आपका पहला इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। पहला आपको दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा है आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स ये दोनों इक्वेशन आपको पता लग गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इस वाले समीकरण में हम कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो है ये मतलब इक्वल हो जाए, दोनों में से एक डिजिट आपकी इक्वल हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 में जो है 2 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, जैसे चूंकि यहाँ 2x है
तो यहाँ पे भी 2x करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 आपका कौन सा, x प्लस 2y इक्वल टू 7। इस वाले पूरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर लें तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दे पूरे समीकरण में तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y और इक्वल टू हो जाएगा 2 7 जा 14। यह आपका इक्वेशन हो गया थर्ड, यह आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। 2x प्लस 4y इक्वल टू 14, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब समीकरण ये 3 प्राप्त हो गया। अगर 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है, 2x प्लस 4y और इक्वल टू 14 है। और समीकरण 2 आपका कौन सा है, 2x प्लस y और इक्वल टू 5 है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाने पर सब माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ प्लस का 4y है, यहाँ माइनस का y है, तो प्लस में से जब माइनस का y जाएगा तो ये बचेगा 3y, प्लस का 3y और इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3, 3 3 जा 9, y इक्वल टू 3 हो गया आंसर, y का वैल्यू आ गया 3। अब x का मान कैसे हम निकालेंगे, किसी भी समीकरण में आप y की वैल्यू रख दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दें तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान x प्लस 2y इक्वल टू 7 है पहले समीकरण 1, तो हो जाएगा x प्लस 2y और इक्वल टू 7 है समीकरण 1। तो x प्लस यहाँ पे 2 इंटू वाई का वैल्यू आ गया 3 और इक्वल टू 7, तो ये x प्लस 6 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 आंसर। तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू क्या हो गया आपका 3। ये दोनों आपका आंसर निकल के आ गया कि x की वैल्यू आपकी 1 आ गई और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो पहला इक्वेशन आपका क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपका क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। अब क्या होगा, अब इसमें लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ एक प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, वाई वाई दोनों इक्वल है और एक प्लस है एक माइनस है। अगर हम इस दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आएगा और इसमें कुछ गुणा करने की भी जरूरत किसी में नहीं है, क्योंकि ये वाई वाई ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, क्वेश्चन ही ऐसा है। तो इसमें हम किसी चीज से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने गुणा किया था, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है पूरे इक्वेशन में किसी भी संख्या से, क्योंकि वाई वाई सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को जोड़ने पर। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जोड़ने
पर। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और एक क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये जोड़ेंगे तो ये प्लस 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 और ये प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x और y प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया, और 2x है और x है तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8, 7 हो जाएगा 15। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/3, 3 5 15, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही आपका है ना। यहाँ पे x का मान क्या 5 निकल के आया है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 5 और y इज इक्वल टू आ गया 2, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो पहला इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये आपका है सेकेंड इक्वेशन। अब ये चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पे तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल नहीं होते तब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते जिससे ये दोनों आपस में कट जाएं, कोई एक भी x या y एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, ये कंडीशन इसमें होती है। चूंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, लेकिन घटेंगे कैसे, कटेंगे कैसे, चूंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तभी ये माइनस हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और समीकरण 2 क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये माइनस यहां हो गया, यहां माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस हो गया कैंसिल, माइनस का 3y है और प्लस का y है तो यहाँ बचेगा माइनस का y, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, 3 बड़ा है 2 से, तो ये माइनस का y बचा, और इज इक्वल टू माइनस का 7 है प्लस का 5 है तो यहाँ बचा माइनस का 2। अब ये माइनस आपस में कट जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यही आपका समीकरण 1 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, x इज इक्वल टू आ गया 1, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू आपकी आ गई 2, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। तो होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक नोट्स बनाते चलिए सभी क्वेश्चंस के, और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। बेसिक से मैं बिल्कुल युगपत समीकरण और हर चैप्टर के क्वेश्चंस मैं बेसिक से करा रही हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत समझने में ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।